नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ एसडीजी है, आप स्लाइड पे देख रहा है, जेंडर इक्वालिटी। तो ये जेंडर इक्वालिटी बहुत सेंसिटिव इशू मानते हैं और बहुत सारे लोग भी सोचते हैं कि सर जेंडर इक्वालिटी में वर्क प्लेसेस में होता है, स्कूल्स में होता है और महिलाओं का बहुत सारे समस्या होता है या पुरुष का भी बहुत सारे समस्या होता है। ये हर हर ट्रांसजेंडर्स भी होता है, ये जेंडर इक्वालिटी भी सबके लिए है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होता है, मेंस्ट्रुअल टाइम्स आता है लड़कियों का या स्कूल में कभी भी होता है, तो मैंने देखा है सर इस मेंस्ट्रुअल टाइम या पीरियड जो आता है, तो जो वुमेन रहता है या लड़की स्कूल्स में रहता है, ये बोलने के लिए शर्माते हैं। वो सोचते हैं कि ये कुछ सीक्रेट है या कुछ बोलने का चीज़ नहीं है, ऐसा सोचते हैं। नहीं सर, ये सबके जीवन में होते रहता है, लेकिन अलग-अलग तरीकों में होता रहता है। तो ये इतना छुपाने का बात नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसको सबको अवेयरनेस करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है, ताकि एक एक पुरुष होने के नाते आपको रिस्पेक्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ सर, इस जो इनोवेशन हमने स्लाइड पे देखा है, स्कूल्स में अभी सैनिटरी नैपकिन्स का या सैनिटरी पैड्स का एक बॉक्स लगाना, ताकि बच्चे कभी-कभी क्या होता है शॉप में जाके खरीदने के लिए भी ये शर्माते हैं और सोचते हैं कि अगर वहाँ पे कोई लड़की रहेंगे तो जाके खरीदेंगे। सुपरमार्केट से भी ये पेपर में बाँध के लाते हैं, इतना ज़रूरत नहीं है। ये सबको पता है और ये सबको पता चलना चाहिए। और एक ने क्या किया है सर, ऐसे ही उनका वाइफ़ का जो ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग देखा है उसका वाइफ़ ने उसको थोड़ा कवर करते जा रहा है। तो इनको वो अच्छा नहीं लगा। उनको लगा है कि उनका वाइफ़ कुछ दिक्कत फ़ेस कर रहे हैं या उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो जाके उनसे वाइफ़ से पूछा है कि आपको क्या हुआ? वाइफ़ ने कहा ये आपका बोलने का बात नहीं है, ये सबके बोलने के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं आपका हस्बैंड हूँ और इस समाज में हम सब मनुष्य हैं। स्त्री-पुरुष बाद में हैं, हम सब मनुष्य एक-दूसरे का प्रॉब्लम समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया भी नहीं। तो इन्होंने थोड़ा जानकारी लिया है और उन्होंने सोचा है कि इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कुछ करें। तो महिलाओं के पास जाके इंटरव्यू करने के लिए देखा है। बहुत सारे महिलाएँ सर उनको गाली दिया है, उनको पास में ही आने नहीं दिया है, उनको बोलते हैं कि समाज से उनको बहिष्कार करें, गाँव में से बहिष्कार करें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किया है इन्होंने। फिर उनको लगा है कि उनका वाइफ़ से ही पूछते हैं। सब लोग इनको गाली देना शुरू किए और उनका वाइफ़ को भी लगा अभी इसको इसके साथ रहना ही नहीं। अभी जाके इन्होंने पूछा उनका वाइफ़ को मुझे बताएँ, वो एक स्लैप मार के चले गए उनको। वो डाइवोर्स भी दे दिया है सर उनको, जहाँ तक गए हैं। तो फिर यस सर, तो फिर क्या हुआ है, इस बंदा ने छोड़ा भी नहीं। जो ब्लीडिंग होता है मेंस्ट्रुअल टाइम पे, उन्होंने एक आर्टिफ़िशियल बॉटल रखा है, जब पैदल करते हैं, साइकिल चलाते हैं, उस टाइम पे उन्होंने आर्टिफ़िशियली ये ब्लीडिंग करके देखा है। तो उस टाइम में क्या होता है और उसके लिए एक सैनिटरी पैड्स बनाया है, जो चीप है, सबके पास जाना चाहिए, जो सस्ता है। फिर ये लेके जाने के बाद सब लोग उनको कहा है कि आप पागल हो गए क्या? ये क्या कर रही है? सबको क्यों इस पे अवेयरनेस क्रिएट कर रही है? ये अंदर-अंदर होना चाहिए। तो इनका इनोवेशन देख के बहुत सारे कंट्रीज़ 12 कंट्रीज़ या 13 कंट्रीज़ इसका इनोवेशन जो है वो खरीदने के लिए आए हैं। इन्होंने इनोवेशन दिया ही नहीं है सर, क्योंकि मैंने ये जो बनाया है मशीन, ये सस्ते में उनको जो नैपकिन्स यूज़ करता है, सैनिटरी पैड्स यूज़ करता है उस वो देने के लिए। तो देखिए सर, एक पुरुष होने के बाद भी स्त्री का समस्या समझ के उनके लिए कुछ इनोवेशन किए। ऐसा पुरुष लोगों का भी स्त्री बहुत समस्या का हल निकाल के आ रहे हैं और एक ट्रांसजेंडर्स का भी अभी उनको वोटिंग का भी राइट्स मिल रहा है। तो ये हर जगह होना चाहिए सर, सबको समान जो राइट्स बोलते हैं इक्वल राइट्स वो आना चाहिए सर। तो हमारा विनती ये है स्कूल में भी आप जब बोलते हैं कि आप बच्चे ग्रुप्स में बैठे, तो उस ग्रुप्स में एंश्योर कीजिए गर्ल्स और बॉयज़ बैठ के एक्सपेरिमेंट करें ताकि उनको समझ सके इनका विचार कैसे होता है, हमारा विचार कैसे होता है। एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करना इधर ही से सीखता है। तो ये एक चीज़ है सर। क्लास में भी ऐसे नहीं बिठाते बच्चों की, गर्ल्स की लाइन है बॉयज की, करेक्ट, मिक्स बिठाते हैं। वो इक्वालिटी रहती है उनमें फिर। राइट। सर हम आगे की तरफ चलते हैं सर, अगर आप स्लाइड पे देखेंगे अभी हमारा जो 6th एसडीजी है सर, वो क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। सो यस, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन बहुत सारे एरियाज़ में प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम हमारा स्कूल से कुछ करके हल निकाल सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आजकल जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमारी जो
मौसम का परिवर्तन है वो काफी बदल रहा है। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और कहीं पे बहुत कम हो रही है, जिससे समस्या पानी की बढ़ती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि पर्यावरण के साथ साथ जल संरक्षण बहुत जरूरी है, और इसका अवेयरनेस हम अपने स्कूलों में बताते हैं बच्चों को। तो उस अवेयरनेस के तहत बच्चों ने एक हमारे स्कूल का, अपने स्कूल का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में बच्चों ने जल संरक्षण के लिए एक पिट बनाया, बहुत बड़ा बना रखा है। और बीएचएल जो जहां हमारा स्कूल स्थित है, उन्होंने भी हमें उसको बनाने की सहायता दी, जिसमें हमारी जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी है, और उसमें इतना जब इस तरह उसका जो सरफेस है ऊपर का बिल्डिंग का, वो इस तरह का टाइप का है, जिससे पानी बहुत तेजी से गिरता है। तो वो पानी जब गिरता है नीचे तो पानी पानी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि उस पानी को कहीं संरक्षण करें, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूलों में पानी की समस्या है। हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं है, हमारे यहाँ पानी की स्टोरेज की समस्या है कि हम उसको कैसे संरक्षण करें। जैसे उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है, वहां पे क्या होता है, बारिश होती है और सारा पानी बह जाता है। और वहां पर बिजली की भी समस्या, बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा, बिना पंप के पानी नहीं आ सकता। लाइट नहीं है बहुत स्कूलों में, बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे स्कूल हैं। तो ऐसी जगह में हम पानी को कैसे बचाएं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जो पानी के लिए लोगों को नीचे काफी 500 मीटर नीचे डाउन में पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, टॉयलेट पे पानी नहीं होता है। तो उसको हम कैसे सेव करें, तो ये स्कूल में बहुत अच्छा इनोवेशन हमारे बच्चे कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में हुआ है कि हमने पिट बनाया, बारिश का सारा पानी उसमें हम स्टोर करते हैं, और उस पानी को फिर बाहर निकालने के लिए हमारे यहाँ लाइट है, तो हमने पंप लगाया हुआ है जिससे फिल्टर करके हम उस पानी को बाहर निकालते हैं। और उस पानी का इस्तेमाल हम टॉयलेट्स में और आपका मिड डे मील में बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और बाकी जो हमारे स्कूल में किचन गार्डन है, फुलवारी लगा रखी है, उसमें हम उसका प्रयोग करते हैं। पाइपलाइन हमने उसमें लगाई हुई है, तो उससे काफी सेव हो जाता है। और दूसरा, हमारे यहाँ एक और समस्या थी कि जो हरिद्वार में बीएचएल है, वहां से जब पहाड़ी इलाका है थोड़ा पीछे बैक साइड में, राजा जी नेशनल पार्क है, तो वहां काफी बारिश होती है। जब बारिश होती है तो पहाड़ों का सारा पानी बहता हुआ चले जाता है, शहर में घुस जाता है। और वहां बारिश होती नहीं है, वो बहुत परेशान होते कि भाई पहाड़ों से सारा पानी आ गया। क्योंकि आजकल जो नदी नाले हैं, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण क्या हुआ, पानी फ्लो जो बारिश का होता हो नहीं पाता है। तो बीएचएल ने और फिर हमारे स्कूल ने कुछ सुझाव दिया था उधर बीएचएल प्रशासन को। तो उन्होंने हमारे स्कूल के बाहर बहुत जगह, जहाँ पे आउटसाइड हमारे स्कूल के बाहर जाके, उन्होंने 4-4 5-5 बीघा में बहुत अच्छे तालाब बनाए हैं, जिसमें वर्षा का जल आता है और वो वहां पे स्टोर हो जाता है। जिससे क्या होता है कि जो अंडर वाटर हमारा रिचार्ज हो जाता है, जो कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो ये जो इनोवेशन, अगर हर स्कूल में वहाँ के स्कूल के बच्चे अपने स्कूल की परिस्थितियों के अनुसार करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और इससे ना केवल लाभ मिलेगा बल्कि बच्चों को जागरूकता भी मिलेगी कि हमारे जो संसाधन है, पानी जो संसाधन है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उसको सेव करने की उनको आदत होगी। उससे वो अपने समुदाय को भी जागरूक करेंगे। तो एक ग्लोबल अवेयरनेस आएगी कि हम कैसे अपने संसाधन को मतलब बचाएं। ठीक है, और ना केवल संसाधन बल्कि जो समस्याएं आती हैं उसको भी दूर करें। ठीक है ना, तो पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वेरी ट्रू सर। जैसे आपने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बता रहे, तो हर स्कूल में अगर यूडाइस के अनुसार लेंगे तो 15 लाख स्कूल्स हैं इंडिया में। अगर 15 लाख स्कूल्स ये इम्प्लीमेंट करे तो कितना पानी हम सेव कर सकते हैं एक सीजन में। और एक चीज़ है सर, जैसे आप सब समझ रहे होंगे, एक एक इनोवेशन जो हम अभी डिस्कस कर रहा है, हम डेली लाइफ में इसको हर दिन देख रहा है, लेकिन आपने देखा है कि ये एक छोटा सा सुझाव कितना बड़ा एसडीजी से लिंक है। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ सर, ये एसडीजी सब लोग समझते हैं कि ये एसडीजी का अलग है, ये एसडीजी का अलग है और एक दूसरे का संबंध नहीं है, ऐसा कुछ उनका कन्फ्यूजन्स है। लेकिन आपने जो सुझाव बताया है अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स का, तो इसको यूज़ करके एक एनजीओ ने क्या किया है, जो फार्मर्स होते हैं उनका बोरवेल्स में पानी नहीं आता है, तो उसका बोरवेल्स के थोड़ा आसपास में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाया है सर, ताकि उनका बोरवेल्स को रिचार्ज कर सके। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स का भी बहुत सारे फायदा होता है। सो ये और नेक्स्ट एसडीजी ही हम डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा है 6
अभी तक जो एसडीजीज है उसके बारे में और उसका जो इनोवेशंस होता है वो देखा है। प्रदीप सर से और अशोक सर से अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम समझने का कोशिश किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे जो एग्ज़ाम्पल सर लोग ने शेयर किया है, वो डेली लाइफ़ में हम देखते ही रहते हैं। तो इसका मकसद ये है कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे आस-पास में रहना है, ताकि आप कल सुबह इसको देखते ही आपका दिमाग में ये एसडीजी आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छे इनोवेशंस लाने के लिए। अब हम अगला इनोवेशंस पे जाते हैं सर। जब आप स्लाइड पे देख रहे हो, 7th हमारा एसडीजी जो है, वो है हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में हमारा बॉडी में भी एनर्जी या हर काम करना है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, लेकिन बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस ख़त्म होते जा रहे हैं। भविष्य का जो होने वाला बच्चे आने वाला है, उनके लिए एनर्जी बचने का भी कुछ चांसेस नहीं है। तो उसके लिए आगे का अगर हम 100 साल का या 10 साल का नेक्स्ट सोचेंगे, तो अभी से हम ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पे क्या ध्यान दे सकते हैं? कैसे इसको सॉल्व कर सकते हाँ, सर अधिकतर हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। Correct. उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आंधी तूफान चलने के कारण कहीं बिजली के पोल टूट गए हों या तार टूट गए हों। तो उससे क्या होता है कि अगर रात को बिजली नहीं है तो बच्चे सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए यदि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है, और इसके लिए कर भी रहे हैं बच्चे, बहुत सारे इनोवेशंस कर रहे हैं। अभी हमारे स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा है, उसके पिताजी की एक छोटी सी दुकान है, ओके तो जूस इत्यादि जो भी है वो बनाते हैं, और दिन भर धूप में ही उनका दुकान है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर कोई दुकान तो बनाई नहीं है। तो उससे बचने के लिए उस बच्चे ने क्या करा कि एक सोलर अम्ब्रेला बनाया, छाते को ही उसने जो है उस सोलर पैनल से जोड़ दिया, और उससे जो है एक तो मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बिजली पैदा हो रही है, और दूसरा अगर देर तक उनको दुकान चलानी पड़ती है तो उससे लाइट भी उनको सुचारू रूप से मिल रही है। तो मैं समझता हूँ सौर ऊर्जा में बहुत सारे इनोवेशंस बच्चे कर रहे हैं, तो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या बनी रहती है। जो सर ने बताया, अगर सरकार या कोई सेवी संस्थाएं होती हैं, यस हमारे बहुत सारे होती हैं, तो उनसे मदद ली जा सकती है कि वो कम रेट पे ग्रामीण बच्चों को इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराएंगे, तो उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मार्केट में ये चीजें बहुत महंगी आती हैं। करेक्ट। इस पे थोड़ा मेरा भी विचार ऐड करना चाहता हूँ सर मैं। जैसे गांव में आपने जैसे बताया, बहुत सारे रूरल विलेजेस में ये बिजली का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो एक ऐसे ही इनोवेटर या प्रॉब्लम सॉल्वर सॉल्वर ने इसको एक सीरियस समस्या ले लिया है, और उन्होंने एक किया है कि सोलर सहेलीस। तो उनका इनिशिएटिव है सोलर सहेली। तो सोलर क्या- सहेली बना के एक इनिशिएटिव किया है उन्होंने। क्या किया है, इसका स्ट्रैटेजी देखिए सर कितना सुंदर है। उन्होंने ये जाके गांव में जो सब लोग जाते हैं कि यूथ के पास, क्योंकि उनके पास एनर्जी रहता है, वो कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, वो सोलर सहेलीस बना के जो गांव में बहुत बड़ा सीनियर्स होता है 70 ईयर्स 80 ईयर्स का, उसको दिया है यूज़ करने के लिए। तो मैंने स्टडी किया इसके बारे में, इसका पीछे क्या मकसद है। तो इसके पीछे मकसद है जो बड़े लोग करते हैं उसको यंग लोग इमिटेट करते हैं, फॉलो करने का सोचते हैं। यही हमारा आचार है, यही हमारा विचार होते आते आ रहे हैं। तो इसलिए है कि उन्होंने जो गांव में सीनियर वुमेन रहते हैं उनको दिया है, ताकि वो यूज़ करते, ये यंगस्टर्स जो देखते हैं वो भी यूज़ करना शुरू किया है। ऐसा गांव में 70% ऑफ द वर्क्स जो है सर, वो अभी सोलर से ही चलता है। अभी एक देखा है लास्ट 2-3 ईयर्स कोरोना का टाइम पे, एक महिला ने उसका पूरा घर को सोलर से ही चलाते हैं, सिर्फ 1% भी बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेते हैं। तो ऐसे-ऐसे, और ये सब जो सोलर पैनल से या ये सब जो इंडस्ट्रीज़ है, ये सब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ काम करते हैं। तो और इसको हम वर्क में लेते हैं, सबका अलग-अलग वर्क होते हैं। तो इसी के संबंध में हमारा नेक्स्ट एसडीजी जो है वो आएगा सर। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारा नेक्स्ट एसडीजी जो है वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस पे क्या हम कुछ प्रकाश डाल सकते हैं क्या? क्या-क्या बच्चे कर सकते हैं डिसेंट वर्क या वर्क कल्चर को समझने के लिए? सर, आपने कहा कि आजकल
जो हस्तशिल्प कला है उसका डाउनफॉल चल रहा है, तो उसको हम कैसे बढ़ाएं कि हमारे जो परंपरागत, हमारे जो पूर्व में जो हमारे हस्तकला थे, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए कि ताकि लोगों को उससे रोजगार से भी जोड़ा जा सके। तो जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है अभी 2020 की, उसमें व्यावसायिक शिक्षा को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, और उसी के तहत विद्यालयों में नए शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और विषय भी दिए गए हैं। हमारे विद्यालय में भी आया विषय। तो इन जो हस्तशिल्प कला है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए स्कूल स्तर पे पहले तो क्लब का स्थापना होनी चाहिए, और वहां पर रूपरेखा बनानी चाहिए कि हमारे विद्यालय में जो छात्र आते हैं वो कौन सी मतलब सोसाइटी से आते हैं, कौन से परिवेश से आ सकते हैं, आते हैं, तो उसके अनुसार ही उस प्रकार के हस्तकला का बढ़ावा दिया देना चाहिए। जैसे इसमें बहुत सारे विषय हो सकते हैं, जैसे मूर्ति कला हो गई आपकी, चित्रकला भी हो गई आपकी, उसके बाद बहुत जगह पर आपके बुनाई कढ़ाई, ठीक है ना, और आपका मिट्टी के बर्तन बनाने की कला हो गई, तो जो छूटती जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे, क्या होता है कि कुछ बच्चे का ध्यान पढ़ाई की बजाय इनमें बहुत इंटरेस्ट होता है उनको, तो ऐसे बच्चों को हमारा काम है उन्हें छांटें कि कौन सा बच्चा किस कला में निपुण है। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने या हमारे कई विद्यालयों में प्रतिभा दिवस मनाया जाता है लास्ट शनिवार के दिन, जिसमें बच्चों के अंदर जो भी वो होती प्रतिभा होती है उसको निखारा जा सके। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए हमारे यहाँ का एक छात्र था जो जिसकी कला बहुत अच्छी थी, मतलब वो पोर्ट्रेट इतना अच्छा बनाता था, और उसको सारे टीचरों ने मोटिवेट किया कि आप इसी काम पे जाओ। तो आज उसने यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर वही सब्जेक्ट लिया है ताकि मैं इसको और निखार सकूं। तो ये जो हमारा हस्तशिल्प कला है, इसमें क्लब के माध्यम से ना केवल छात्रों को हम बाहर से एक्सपर्ट को बुलाएं ताकि वो छात्रों को जो जिस फील्ड में काम करना चाहता है उस फील्ड के बारे में उसको गहन जानकारी दे, साथ में छात्रों को जो वस्तुएं वो बनाएंगे इससे, जैसे कारपेंट्री हो गई या आपके कढ़ाई बुनाई होगी, उन वस्तुओं को आप मार्केटिंग कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, उन वस्तुओं को बेच नहीं पाओगे, तो फिर उनको बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो वो भी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए, एक व्यवसायिक पूरा मतलब एक तरीका कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में इसका क्या रेट है, आपको इसको कैसे क्लासिफिकेशन करना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा कितनी कीमत में जाएगा, कौन सा कीमत में आएगा। और इसके साथ साथ बच्चों में इससे कौशल विकास होगा। कौशल विकास होने से क्या होगा कि उनके अंदर जागरूकता आएगी कि हम हमारा जो पुराना जो परंपरा कला जिसमें हमारा परिवार था उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो जैसे उदाहरण और भी, जैसे उत्तराखंड में आपके जैसे जो पहाड़ी इलाके, ग्रामीण पहाड़ी इलाके जहाँ पर भेड़ बकरियां बहुत होती हैं, वहाँ के लोग भेड़ बकरियों की ऊन से बहुत शानदार वस्त्र बनाते हैं, मतलब गर्म कपड़े बनाते हैं। तो ऐसे स्कूल जो उनके आसपास रहते हैं वहां इस प्रकार का प्रशिक्षण बच्चों को मिले तो वो आगे जाके अपने पैरों में खड़ा हो सकते हैं, और इससे क्या होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जो सरकार ने नई शिक्षा नीति में इसको लागू किया है। हस्तशिल्प का संरक्षण किया जा सकता है उसमें। वेरी गुड। और एक चीज़ मैंने देखा है सर, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा है कि आपका पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है सर, और वो जानने के लिए भी क्यूरियस नहीं है कि वो कुछ भी करे, हमें क्या है। तो ऐसा लोग है, और किसी को पता है वो बोलने के लिए शर्माते हैं। तो मैंने देखा है किसी का फादर वॉचमैन है या किसी का फादर सिक्योरिटी गार्ड है, वो बोलने के लिए शर्माते हैं कि ये डिसेंट वर्क जो आता है इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर रहता है, कि अपना काम अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अगर बच्चे समझ सके अभी से तो बहुत बदलाव आ सकता है। और आप जैसे ने कहा कि एक जो ये कलाएं हैं ये अभी कहीं पे दिखने के लिए भी कुछ कला अभी नहीं रहते हैं कि जैसे लुप्त हो रहे। तो मैंने एक देखा है सर, तेलंगाना में निर्मल आर्ट्स, निर्मल पेंट्स रहता है। इसका जो निर्मल टॉयज बनाते हैं, ये निर्मल टॉयज बनाने का पेड़ जो है अभी ये सिर्फ 60 बचा है, और इसको फिर से उस लेवल मैच्योरिटी तक ये प्लांट्स को लाना है तो 10 साल लगेगा। मतलब 10 साल तक ये कला ही नहीं रहेगा। और करने का फैमिली से 2 सर,
और उसका बच्चे या उसका जो सन या उसका डॉटर है उसको आगे लेके नहीं जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको इस कला का महत्व पता नहीं है। तो हम ऐसे जो आपने बताया है स्कूल्स में, उत्तराखंड गवर्नमेंट में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि प्रतिभा का दिवस। तो ऐसे क्या होता है, एक कहावत है सर कि यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ पीपल एंड राइडिंग ऑन देम। एक व्यवस्था जब सक्सेस होगा, उसका जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं उसका स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करके उस पे राइड करना सीखें। अभी क्या होता है कि सब 100 लोग रहते हैं कि 100 लोगों को स्विमिंग करने के लिए बोलते हैं कि सब लोग फेल हो जाते हैं। किसी को स्विमिंग करने का आता है, किसी को ट्रैकिंग करने का आता है, तो वो प्रतिभा जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रियली मूड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक प्रतिभा दिवस जो बनाते हैं। मैं सबको विनती करता हूँ ये प्रतिभा दिवस आपका घर में भी करें, आप सैटरडे को या शनिवार को, संडे को आपका कम्युनिटी में भी बैठते हैं वहाँ पे भी करें, हर जगह इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका कम्युनिटी में किस किस के पास क्या प्रतिभा है वो भी आपको जानने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर हमारा एक और एसडीजी से। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा 9th एसडीजी है सर, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सर ये इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो इस पे आप कुछ प्रकाश डालिए सर, इसके लिए क्या हम कर सकते हैं? सर इसमें चूंकि आप अधिकतर देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से बरसात के समय में जो पुल होते हैं वो टूट जाते हैं या बह जाते हैं। बच्चों को स्कूल तक आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। तो अगर बच्चों को आसानी से कैसे विद्यालय तक पहुँचें, क्योंकि बीच में जो छोटे नदी नाले आते हैं वो उफान पर होते हैं। जब बरसात का मौसम होता है बहुत ज़्यादा उफान पर होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क भी टूट जाता है। तो इसके लिए संपर्क स्थापित करने के लिए अस्थायी पुलों का निर्माण किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारे पास जो संसाधन है, स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध संसाधन है, उनसे हम अस्थायी पुल तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हमारे आसपास बांस है तो बांस के लट्ठों का प्रयोग करके या लकड़ी के जो फट्टे होते हैं उनको जोड़ करके अस्थायी पुल तैयार कर सकते हैं। और कुछ जगह किए भी हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर आने जाने के लिए इस तरह के रास्ते बनाए गए हैं नदी नालों के ऊपर से, खासकर उत्तराखंड में। ये एक इतना अच्छा एग्जाम्पल है सर कि सब लोग समझते हैं कि ये ब्रिड्ज बनाना या ऐसा काम करना ये इंजीनियर का समझता है या किसी और का समझता है, और ये हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है सर। और एक सुंदर का बात है सर, ये जो बनाया है ब्रिड्ज, ये कहीं पे आर्टिफिशियल मटेरियल लाके नहीं बनाया है, जो नेचुरल मटेरियल अवेलेबल है नेचर में उससे बनाया है। बहुत सुंदर की चीज़ है सर। इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप जो स्कूल्स का रिलेवेंट कॉन्सेप्ट रहता है, हम जहाँ पे पहाड़ एरिया में रहते हैं, रिवर्स का सिटी बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं उत्तराखंड को, तो इस कॉन्टेक्स्ट में लाके आपने बताया है, ये बहुत सुंदर का चीज़ बोला है सर। आगे बढ़ते हैं सर हम इस एसडीजी 10 नंबर पे। तो हमारा 10 नंबर एसडीजी है, जैसे आपने स्क्रीन पर देख रहा होगा, ये है सर रिड्यूस इनइक्वालिटीज। सर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, जैसे आप जानते कि उत्तराखंड एक पर्यटन राज्य माना जाता है और यहाँ पूरे साल भर ना केवल विदेशों से बल्कि हमारे अलग अलग राज्यों से अलग अलग धार्मिक और रीति रिवाज वाले लोग आते हैं। और समस्या ये आती है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है। और मैं तो हरिद्वार में रहता हूँ, तो हरिद्वार में तो आपको पता पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, साउथ इंडियन आते हैं और आपके पंजाब से आते हैं, आपके कर्नाटक, केरल सब जगह से आते हैं, और ऋषिकेश में तो अधिकतर विदेशों से बहुत आते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये तब आती है जब वो लोग दुकानदार के पास सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपनी भाषा बोलते हैं, दुकानदार समझ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पहाड़ के लोग, वो गढ़वाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, उनको हिंदी तो आ जाती है समझ में, लेकिन इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती। और हमारे यहाँ जो बहुत सारे पर्यटन स्थल होते हैं वहाँ पर या तो इंग्लिश में लिखा होता है या हिंदी में, कोई रीजनल लैंग्वेज में नहीं होता है। तो हम मतलब हमारे स्कूल के छात्र इस संबंध में प्रयास कर सकते हैं या प्रोजेक्ट के माध्यम से कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं या किसी तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं कि हम कोई ऐसा ऐप बनाएं जिसमें लैंग्वेज जो हमारा बैरियर है आसपास वो दूर हो जाए।
तो वो ऐप ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी भाषा हो वो आसानी से कन्वर्ट हो जाए। वैसे आजकल बहुत सारे ऐप हैं लेकिन उनमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार का ऐप हो कि उसमें जैसे वो इंग्लिश में अगर कोई सामान खरीदने के लिए वो अपनी भाषा इंग्लिश में बोले तो वो जो दूसरा जो बेचने वाला है उसको वो उस लैंग्वेज को अगर वो इंग्लिश में बोलता तो कन्वर्ट होके उस हिंदी में आ जाए या गढ़वाली भाषा में आ जाए, और जो वो गढ़वाली भाषा और हिंदी में बोलता वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाए। तो इससे क्या होता है आपस में इंटरेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। और ऐप इस प्रकार का भी होना चाहिए कि जहाँ पे हमारे, क्योंकि बहुत जो फॉरेनर आते हैं वो अधिकतर पर्यटन स्थल के साथ साथ वो जो हमारे फेमस टूरिस्ट प्लेस होते हैं या मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहाँ जाते हैं, ना केवल उत्तराखंड में, इंडिया में भी कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा बाहर इंग्लिश में और हिंदी में इंफॉर्मेशन होती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तमिलनाडु या केरल में रहते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे, वो उनको अपनी भाषा में नॉलेज होती है, तो वो अगर उसको मोबाइल में सुविधा हो, मतलब उस ऐप में सुविधा हो कि उसकी फोटो खींच ले और वो ऑटोमेटिक उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो जाए, तो उन्हें मतलब उनका 50% काम वैसे ही आसान हो जाएगा। वो पूरा उस जो हिस्टोरिकल प्लेस है या मॉन्यूमेंट है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा मतलब इसमें एक कार्य हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है जिससे टूरिस्ट भी बढ़ेगा और लोग भी आएंगे देखने के लिए, और जानकारी होगी, चाहे रेलवे स्टेशन में हो चाहे हवाई जहाज में हो, कहीं भी इंफॉर्मेशन शेयर करना हो लैंग्वेज की, फिर बैरियर कहीं पे नहीं आएगा। तो इसमें मैंने देखा है सर बहुत सारे एरियाज में ये हम सोचते हैं कि मतलब टूरिस्ट एरिया में तो ये होते रहते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट गाइड्स का जो रोजगारी भी बनता है इससे, और मैंने देखा है इसका बहुत बड़ा रूप में ये कहाँ पे सब चीज़ों को रोक रहा। जैसा अभी एक हैदराबाद में एक कंपनी है, वो एमएनसी बोलते हैं कि हर स्टेट में रहता है, या कुछ जॉब उनको किसी और स्टेट में मिलता है, या कुछ वहाँ पे स्टेट में लर्निंग के लिए अच्छा चीज़ें होते हैं, तो बच्चे वहाँ पे जाके वो चीज़ सीखने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं कि वहाँ पे हमारा लैंग्वेज रहते ही नहीं है, और वो सोचते हैं कि लैंग्वेज देख के जब कभी कभी क्या होता है लैंग्वेज में थोड़ा रफनेस आता है, कुछ लोग मृदु स्वभावी होते हैं, लेकिन सबका कान में तो ये जो रफनेस है ये सुनाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज पे या जियोग्राफिकल एरियाज पे जो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं उनको नेगेटिव फीलिंग है। ये सब नेगेटिव फीलिंग्स निकालना है। हमारा इंडिया है, सबके लिए है, आप कहीं पे भी जाओ आप जी सकते हैं, या सबके लिए रिसोर्सेस रहता है। इसलिए है कि जो जॉब मार्केट में रहता है उनका ग्रोथ एक्सक्लूसिवली ये बोलना चाहूँगा कि मैं जॉब मार्केट में जो रहता है उनका ग्रोथ या प्रमोशंस इसलिए नहीं आ रहे कि वो दूसरा जगह ट्रांसफ़र होने के लिए नहीं देख रहे, और इसमें कॉन्सेप्ट रहता है कि सर हमारा भी प्रमोशंस होते रहता है, ट्रांसफर्स होते रहते हैं। इसका मतलब है कि हम एक जगह ज़्यादा देर नहीं रुकना है। जैसा पानी अगर एक जगह ज़्यादा देर रुके हैं वो खराब होते हैं, उस पर मच्छर आते हैं, तो ऐसे ही हम भी फ्लो में रहना है एक नदी जैसा, तभी फ्रेश नॉलेज रहता है, फ्रेश रहता है। तो ऐसे ही है सर, हर कंपनी में आप अगर एक पोस्ट में है तो आप 3 साल या 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल रहना है, फिर नेक्स्ट करना है। अगर नहीं तो आपका लर्निंग ग्रोथ नहीं रहेगा, आपका कुछ भी फिनेंशियल ग्रोथ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा सर। तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे बच्चे आपका करियर प्लान कर रहे हैं या यूथ आपका करियर प्लान कर रहे हैं, देखिए हर स्टेट हमारा ही है, ये इनइक्वालिटीज़ सबके माइंड से जाना चाहिए। इंडिया हम सबका है, आप कहीं पे भी जाने के लिए तैयार रहना है और ग्रोथ के लिए तैयार रहना है, राइट?